डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 7 फाइनली रिलीज हो चुका है और मैंने एपिसोड 6 में कहा था कि एपिसोड 6 अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है एंड गेस व्हाट, ये वाला एपिसोड उससे भी ज्यादा बेहतर है। इस एपिसोड में हमें तीन एपिक मोमेंट्स देखने को मिली। पहली तो मेनली ग्योमी की बैक स्टोरी कि आखिर ग्योमी हाशिरा कैसे बना और हाशिरा बनने से पहले वो क्या करता था। और एज मैंने पिछले एपिसोड में गेस किया था, उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत डिप्रेसिंग ही थी। लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात ये है इस एपिसोड में कि जेनित्सु अचानक से सीरियस हो चुका है। जी हाँ, अब वो रोता हुआ बच्चा नहीं रहा जो कि लड़कियों के पीछे पागल होता है। अब उसे काइंड ऑफ पता चल चुका है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ करना गया है। और तीसरा, बहुत ही कम समय के लिए लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट, मुजान पहुंच चुका है कागाया उबुया शिखी के पास। पहले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जेनित्सु का स्पैरो एक चिट्ठी लेके बहुत ही तेजी से इन सब की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जेनित्सु के लिए एक बहुत ही अर्जेंट लेटर है। अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं तांजिरो ने बोल्डर को मूव कर दिया और वो और कोशिश कर रहा है कि बोल्डर को आगे भी मूव किया जाए, क्योंकि उसे उस बोल्डर को 109 मीटर्स तक पूरी तरीके से पुश करना था, तभी वो ग्योमी की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकता है। तांजिरो को इतना बड़ा बोल्डर मूव करता देख इनोसुके भी लग जाता है बोल्डर को पुश करने में, और इन दोनों को देख के जेनित्सु डर कर पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब यहीं पर आता है जेनित्सु का स्पैरो, जो कि इसे बार बार चिट्ठी को पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहाँ जेनित्सु पहले तो मानता नहीं है, लेकिन स्पैरो जानबूझकर उसे एक चोट पहुंचाता है ताकि जेनित्सु को पता चले कि वो लेटर कितना ज्यादा अर्जेंट है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तांजिरो ने ग्योमी की ट्रेनिंग को फाइनली खत्म कर दिया। उसने बोल्डर को 109 मीटर्स तक मूव कर दिया और इतना ज्यादा मेहनत करने के कारण तांजिरो कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो गया था और उसे हेलुसिनेशंस आने लग रहे थे और अब वो बेहोश होने वाला था। लेकिन यहीं पर आता है ग्योमी और उसे पानी देता है। अब यहीं पर ग्योमी पानी देने के बाद तांजिरो को कहता है कि तुमने मेरी ट्रेनिंग खत्म कर दी और तुमने विलेज में भी बहुत अच्छा काम किया। इस पे तांजिरो पूछता है कौन सा विलेज, और ग्योमी कहता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज, जिसमें तांजिरो ने अपनी बहन नेजुको जो कि डीमन है उसकी जान की परवाह किए बिना बाकी ह्यूमंस को बचाया था। और इसी बात पे ग्योमी कहता है कि उसने एक राइट चॉइस ली थी और वो तांजिरो को एक्नॉलेज करता है। अब यहीं पर तांजिरो सीधा ग्योमी के मुंह पे कह देता है कि वो उसका एक्नॉलेजमेंट डिजर्व नहीं करता, क्योंकि विलेजर्स को बचाने के लिए नेजुको ने ही तांजिरो को पुश किया था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो विलेजर्स भी मर जाते और नेजुको भी। तो इसलिए तांजिरो ग्योमी को साफ साफ मना कर देता है कि मुझे आपकी ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। अब यहीं पर ग्योमी को थोड़ा बहुत अपना पास्ट याद आता है और यहीं पर ग्योमी तांजिरो को कहता है कि उसने पास्ट में जितने भी बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे, वो सब लोग झूठ बोलते थे, थोड़े बहुत मिसचीव करते थे और अपने बारे में ही सोचते थे, जो कि एक टिपिकल छोटा बच्चा करेगा। लेकिन तांजिरो अपने एज के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर था, उसे सही और गलत के बीच में फर्क पता है। और इसीलिए तांजिरो की इन बातों की वजह से ग्योमी कहता है कि चाहे कोई कुछ भी कह दे, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। अब यहीं पर ग्योमी सुनाना चालू कर देता है अपनी बैक स्टोरी, जहां वो कहता है कि वो अनाथ बच्चों को पाला करता था और वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी मस्ती करते हुए रहते थे। अब ग्योमी के पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो सबको अच्छा खासा खाना खिला दे, तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मील्स को सैक्रिफाइस कर देता था, जिसके कारण बैक स्टोरी में ग्योमी काफी ज्यादा वीक था, मतलब बहुत ज्यादा थिन और माल नरिश था। अब इन सारे बच्चों में से अकेली एक छोटी बच्ची जिसका नाम सायो होता था, वो अकेली एक ऐसी बच्ची थी जो कि ग्योमी पे पूरा विश्वास रखती थी और ग्योमी की पूरी इज्जत करती थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे ग्योमी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन सब में से सायो बहुत ज्यादा वफादार थी। वो ग्योमी का कहा हर एक बात मानती थी और उसके बारे में काफी ज्यादा केयर भी करती थी। तो ऐसे ही ग्योमी और इन सब की जिंदगी चल रही थी और ग्योमी आगे अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि एक रात एक बच्चे ने ग्योमी की बात नहीं मानी और वो रात से पहले घर नहीं लौटा। अब इस बच्चे के ऊपर गौर करना, अगर तुम लोग को नहीं पता तो इसका नाम है काइगाकू और ये जेनित्सु के साथ ही ट्रेनिंग करता था, जिसका जिक्र जेनित्सु ने खुद किया था सीजन 1 में। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, काइगाकू रात से पहले घर नहीं पहुंच पाया और उसके ऊपर हमला कर दिया था एक खतरनाक डीमन ने, और उसने अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन के साथ एक सौदा कर लिया और उसे ग्योमी के टेम्पल का पता बता दिया, जहाँ पर ग्योमी और बाकी 8 बच्चे रहते थे। उसने उस डीमन को उस रूम तक का रास्ता बता दिया जहाँ पर ग्योमी और बाकी बच्चे सो रहे थे, और वो पता बता के वहाँ से भाग गया। अब यहीं पर वो डीमन उस टेम्पल के अंदर आ जाता है और 4 बच्चों को पलक झपकते ही मार डालता है। अब यहीं पर ग्योमी की आंख खुलती है और वो ये सब देखकर बाकी के बच्चे 4 बच्चों को अपने पीछे रहने के लिए कह देता है। अब यहीं पर उनमें से 3 बच्चे ग्योमी का कहा ज्यादा देर तक नहीं मानते और उस डीमन से डर के उस टेम्पल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अब ग्योमी कहता है कि इसमें उन बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि
ग्योमी उस समय बहुत ज्यादा वीक था और ऊपर से ग्योमी एक ब्लाइंड मैन भी था, तो शायद इसीलिए उन बच्चों को ग्योमी पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं था और इसीलिए उन्होंने ग्योमी के बात मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं अकेली सायो, जो कि वो छोटी बच्ची थी, वो ग्योमी का कहा मानती है और उसके पीछे डर कर बैठी हुई होती है। अब यहीं पर सायो को बचाने के लिए ग्योमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस डीमन से लड़ने में। अब यहीं पर ग्योमी को एक्चुअल में रियलाइज हुआ था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब उस टाइम पर अच्छा खासा खाना ना खाने के बावजूद उसने उस डीमन को ओवर पावर कर दिया था और उसे वो सुबह तक मारता गया और उसने फाइनली सायो की जान बचा ली। लेकिन सुबह होने के बाद जब विलेजर्स उस टेम्पल के पास आए तो सायो ने क्या कहा, उसने कहा कि अंदर जो आदमी है वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, उसी ने सभी बच्चों को मार दिया। अब यहाँ पर एक्चुअल में सायो ग्योमी को मॉन्स्टर नहीं कह रही थी, वो दरअसल उस डीमन को मॉन्स्टर कह रही थी। लेकिन क्योंकि सुबह हो गई और डीमन भाव बन के उड़ गया, जैसे सनलाइट में जलने के बाद उड़ जाते हैं डीमंस, और अकेला ग्योमी वहाँ पर अंदर जिंदा था, तो विलेजर्स ने सोच लिया कि ये सब कुछ ग्योमी ने ही किया होगा और उसे एग्जीक्यूशन के लिए जेल में डाल दिया। और आगे जाके कगाया ने ग्योमी को रेस्क्यू कर लिया, वरना ग्योमी कुछ ही दिनों के बाद तभी मर जाता क्योंकि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का पनिशमेंट लगा था। अब उसी टाइम के बाद से ग्योमी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अभी किसी पे विश्वास नहीं करेगा, इवन छोटे बच्चों पर भी नहीं। अब यहीं पर ग्योमी तांजिरो की भी तारीफ करता है क्योंकि पहले तो वो तांजिरो के ऊपर विश्वास नहीं करता था और उसे लगता था चाहे लोग जितना भी ज्यादा काइंड बनने की कोशिश कर ले, वो अपना असली चेहरा डेंजर के समय दिखाई देते हैं। लेकिन तांजिरो ने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया और ग्योमी कहता है ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है, तो इसलिए ग्योमी डिसाइड करता है कि वो तांजिरो की हेल्प करेगा ताकि वो अपनी जिंदगी में गलत कदम ना उठाए। अब यहीं पर तांजिरो और ग्योमी के बीच में एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट होता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और तांजिरो, गेन्या और इनोसुके तीनों लंच करते हैं। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात थी कि जेनित्सु ने लंच ज्वाइन नहीं किया था। अब यहीं पर गेन्या कहता है कि स्टोन हाशिरा वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन क्योंकि गेन्या ब्रीथिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता इसीलिए ग्योमी ने कह दिया था कि वो उसका अगला सक्सेसर नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि ग्योमी को पता चल गया था कि गेन्या डीमंस को खा के डेमोनिक पावर्स गेन कर सकता है, तो उसने गेन्या को भेज दिया शिनोबु के पास ताकि उसका बॉडी चेकअप हो सके। अब यहीं पर गेन्या और इनोसुके के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं और सीन शिफ्ट होता है और तांजिरो जाता है जेनित्सु से मिलने। और अब तुम लोग यहाँ पर जेनित्सु के कैरेक्टर पर ध्यान देना। जेनित्सु को कैरेक्टर एकदम ही क्वाइट हो जाता है और एकदम सीरियस हो जाता है। यहाँ तांजिरो जेनित्सु को पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, इतने दिनों से चुप चुप हो। तो जेनित्सु यहाँ पर कहता है मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब मुझे जिंदगी में करना क्या है। जिसपे तांजिरो अपनी हेल्प ऑफर करता है, लेकिन जेनित्सु कहता है नहीं, तुम बहुत ही अच्छे बंदे हो, तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, ये एक ऐसा काम है जो कि मुझे खुद करना है। तो तांजिरो जेनित्सु को कहा मान के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जेनित्सु के सिर से खून निकल रहा है और बंदा एकदम सीरियस मोड में है। पता नहीं यार उस चिट्ठी में क्या लिखा था। तो अब यहाँ पर तांजिरो निकल जाता है ग्यू से मिलने और वो ग्यू की लोकेशन के पास पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है कि ग्यू और सानेमी आपस में लड़ रहे हैं, जिसे देख के तांजिरो हैरान हो जाता है। अब यहीं पर लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें टूट जाती है और यहाँ सानेमी ग्यू को चैलेंज कर देता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। अब यहीं पर तांजिरो डरते हुए इन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहीं पर सानेमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुझे तो कहा था ना मुझसे मिलना मत। लेकिन यहीं पर तांजिरो एक चूतिया सवाल पूछता है कि क्या तुम लोग ओहागी के लिए लड़ रहे हो। ओहागी एक जापान की स्वीट होती है। अब यहीं पर सानेमी का गुस्सा और भी ऊपर चला जाता है और वो तांजिरो की बात का मतलब पूछता है, जहाँ तांजिरो रीजन देता है कि जब वो सानेमी के घर ट्रेनिंग करता था तो उसे सानेमी के हाथों से ओहागी की स्मेल आती थी। तो तांजिरो को लगा कि सानेमी को ओहागी खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए तांजिरो अपनी तरफ से ऑफर कर देता है कि अगर सानेमी और ग्यू ने लड़ना बंद कर दिया तो तांजिरो खुद अपने हाथों से ओहागी खिलाएगा सानेमी को। अब यहीं पर ग्यू सानेमी से पूछता है कि भाई तुझे ओहागी पसंद है। इस पे सानेमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजिरो को एक ही मुक्के में नॉकआउट कर देता है। अब कुछ देर बाद तांजिरो उठता है और यहाँ पर ग्यू उसे समझाता है कि वो दरअसल लड़ नहीं रहे थे, वो लोग ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। असलियत में ग्यू की कोई दुश्मनी नहीं है सानेमी से। अब यहीं पर तांजिरो ग्यू से माफी मांगता है, लेकिन ग्यू कहता है कि तांजिरो का ऐसा स्टेप लेना वर्थ इट था क्योंकि ग्यू को पता चल चुका है कि अभी सानेमी को क्या पसंद है। तो इसके बाद वो जब भी सानेमी से मिलेगा तो उसे खाने के लिए वो थोड़ी बहुत ओहागी दे देगा, जिससे उसका मूड थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहे। अब यहीं पर रात का समय होता है और सानेमी ऐसे ही चलते हुए जा रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि तांजिरो ने उसे एक्सपोज कर दिया। लेकिन सडनली सानेमी पीछे मुड़ के नाकेमी की आंख को पकड़ लेता है और उसे कुचल देता है। मतलब उसे एहसास हो गया था कि वो पीछे कुछ तो था और यहीं पर नाकेमी की आंख जल के राख हो जाती है। और ऐसा होने के बाद सानेमी को तुरंत यकीन हो जाता है कि शहर में कोई ना कोई घुस चुका है। और यहीं पर सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि अपना माइकल जैक्सन पहुंच चुका है मास्टर कगाया के पास, और वो भी अपने बैड एस स्लो मोशन वॉक के साथ। भाई सच में बता रहा हूँ, तुम लोग एपिसोड देखो या ना देखो, बस एंड वाला पार्ट देख लेना। मुजान की एंट्री देख के तुम लोग भी चौंक जाओगे।
और यहाँ पर मुजान और कागया आमने सामने होते हैं एंड बूम एपिसोड खत्म। वेल अगला एपिसोड आखिरी एपिसोड होने वाला है जिसमें मुझे यकीन है कि एक बहुत ही खतरनाक क्लिफ हैंगर के साथ यह सीजन खत्म होगा और अगला सीजन यानी कि इन्फिनिटी कैसल आर्क वो सीजन नहीं होने वाला, वो एक मूवी ट्रिलॉजी होने वाली है। जी हाँ, कुछ 3 या 4 मूवीज में इन्फिनिटी कैसल आर्क को खत्म किया जाएगा और डीमन स्लेयर के एनिमे को भी। वेल यारो तुम लोग इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और मुजान की वॉक तुम्हें कैसी लगी वो भी बता दो यार। वेल बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।